न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये आपका है 5th चैप्टर, और इसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के इक्वेशंस और उसके जो लॉ थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, है ना, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन लॉ ऑफ मोमेंटम और एक्शन रिएक्शंस. देयर आर 3 टाइप ऑफ लॉ इन दिस चैप्टर्स, जो कि न्यूटन्स ने दिए थे मोशंस के अकॉर्डिंग, कि कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उनमें ये 3 लॉज एप्लीकेबल होता है. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया भी कहते हैं, और इस लॉ के अकॉर्डिंग है क्या कि इफ़ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज ज़ीरो, then and only then the particle remains unaccelerated, that is remains at rest or moves with constant velocity. कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पे जो फोर्स एक्ट करता है वो टोटल सम होता है. उनका टोटल सम क्या होता है? उनका रिजल्टेंट सम होता है 0. ठीक है, इसका और या पार्टिकल्स हम कह सकते हैं अनएक्सेलरेटेड. अनएक्सेलरेटेड मीन्स a इज इक्वल टू 0, वैक्टर a इज इक्वल टू 0. वैक्टर बिकॉज फोर्स इज अ वैक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है. और वेक्टर क्वांटिटी हम जानते हैं जिनमें क्या होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है. इसीलिए कि किसी भी डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो उन पर लगने वाला जो भी फोर्स होता है वो टोटल सम उसका कितना होता है? 0. और एक्सेलरेशन भी 0 होता है. अगर वो रेस्ट फॉर्म में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मूव कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मोशन में ही रहेगी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग. सो अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा इसका इस तरह से. ठीक है, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 एंड f इज इक्वल टू 0, बिकॉज f और फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होते हैं? रिलेशंस में होते हैं. सो f इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स जिस फ्रेम में हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है या वहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है, तो उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? क्या कहा हमने कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो उसे कहेंगे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जहाँ वैलिड ना हो उसे कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम कहेंगे अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे जहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड ना हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ. द एक्सेलरेशन ऑफ द बुक विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज 0 एंड द फोर्स ऑन द बुक आर नंबर फर्स्ट, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, that is its weight W acting downward, and the contact force and by the table. इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या समझे हम? अगर कोई बुक किसी भी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगी? रेस्ट फॉर्म में, मीन्स कहीं किसी पोजीशन पे रखी हुई है और वो कैसी है? रेस्ट फॉर्म में रखी हुई है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में होगी? अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगी. तो बुक का एक्सेलरेशन क्या होगा? अर्थ के रिस्पेक्ट में 0, है ना. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये तो कहता है वेक्टर a इज इक्वल टू 0. और जो बुक पे फोर्स लगेंगे, कौन कौन से फोर्स लगेंगे? सबसे पहला फर्स्ट फोर्स, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. ये
उसका बुक्स का अपना कोई वजन होगा, अपना कोई वेट होगा, तो उस पर डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा, वो होगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कहाँ होगा? डाउनवर्ड, ये होगा डाउनवर्ड। एंड द कॉन्टेक्ट फोर्स एन बाय द टेबल, कॉन्टेक्ट फोर्स जिस टेबल के ऊपर उसे रखा हुआ है उस पर एक कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा टेबल्स के अकॉर्डिंग। और ये दोनों फोर्स कैसे होंगे? इक्वल और अपोजिट। और उसकी वजह से W इज इक्वल टू आर, वैक्टर W इज इक्वल टू आर। आर आप रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं या N, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर आप यहाँ पे N भी ले सकते हैं। W इज इक्वल टू N, ठीक है, तो W इज इक्वल टू N। सो अगर W वेक्टर इज इक्वल टू N वेक्टर, तो फोर्स क्या करेंगे? इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में इसको कैंसिल कर देंगे मैथमेटिकली। तो बुक किस पोजीशन में? बुक एज एट रेस्ट। और इस फ्रेम को क्या बोलेंगे हम? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हुआ? ये था फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ये एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। तो बुक यहाँ पे रखी हुई है टेबल में, और इस पर ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स, इसे बोलेंगे एन वेक्टर। और इसके ठीक बिलो अर्थ के रिस्पेक्ट में इस पर फोर्स लग रहा है, वो क्या है? डब्ल्यू। क्लियर? और ये फोर्स कैसे है? एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा? वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो और इस फ्रेम को क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड है। लेकिन अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। वहाँ हमें स्थिर दिख रहा है, लेकिन वो अपनी एक्सिस में भी रोटेट कर रहा है, जैसे अर्थ है। क्लियर आ रहा है समझ में? उसे कहेंगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट, इनर्शियल फ्रेम अदर देन अर्थ। अर्थ के अलावा कोई दूसरा फ्रेम हो सकता है जिसमें हम इनर्शियल फ्रेम को देख सकते हैं। सपोज एस जो है आपका वो है इनर्शियल फ्रेम, और एस डैश है फ्रेम मूविंग इन यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एस। एक फ्रेम है जो मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, किस रिस्पेक्ट में? एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और कोई पार्टिकल P हैविंग एन एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन कितना है? ए पी कॉमा एस। ए वेक्टर P कॉमा एस का मतलब है कि P पार्टिकल्स एक्सेलरेट कर रहे हैं एस फ्रेम में विद रिस्पेक्ट टू एस, और P पार्टिकल एक्सेलरेशन A विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। एस डैश क्या है? जो मूव कर रहा है, और एस क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, टोटल एक्सेलरेशन ए पी कॉमा एस इज इक्वल टू पी एक्सेलरेशन पी कॉमा एस डैश प्लस ए वेक्टर एस डैश कॉमा एस। मीन्स टोटल एक्सेलरेशन जो होगा पॉइंट पी पार्टिकल्स का एस फ्रेम में, वो होगा एक्सेलरेशन पी पार्टिकल का एस डैश फ्रेम में, और एक्सेलरेशन एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस। तो एस डैश मूव्स यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू एस। अब वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करते चला रहा है। और फर्स्ट लॉ ये 0 कैसे हुआ? यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग 0 हो गया। तो ए वेक्टर पी कॉमा एस इज इक्वल टू वेक्टर ए पी कॉमा एस डैश। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला? इससे हमें कंक्लूजन मिला कि एस इज एन इनर्शियल फ्रेम, और सो फ्रॉम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कि अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स भी क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ फोर्स इज 0। हेंस ए पी एस डैश इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ इक्वल टू 0। तो फोर्स भी उन पे क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल। इनर्शियल फ्रेम एस डैश भी क्या कहलाएगा आपका? इनर्शियल फ्रेम ही कहलाएगा। मतलब एस इनर्शियल फ्रेम है तो एस डैश भी इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। तो ऑल फ्रेम मूविंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम आर देमसेल्फ इनर्शियल।
अगर कोई भी फ्रेम है मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, तो वो फ्रेम भी कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम, वहाँ पे न्यूटन लॉ वैलिड होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं कि ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड भी इनर्शियल है और ट्रेन का मूविंग करना मतलब ट्रेन भी एक क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। प्लेन है, प्लेन फ्लाइंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाईवे, तो हाईवे भी क्या है, इनर्शियल, और प्लेन फ्लाइंग इनर्शियल। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आप मोमेंटम भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ से हमारे पास मोमेंटम की डिफिनेशन निकलती है। तो इसका अकॉर्डिंग है क्या, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम is given by the sum of all the forces acting on the particle divided by its mass। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जितने भी फोर्स एक्ट करेगा सब पार्टिकल्स में, वो कितना होगा, वो डिवाइड बाय होगा उसके मास के। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम और एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से हमारे पास फोर्स का ऐसा यूनिट निकलता है न्यूटन, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। डायमेंशन आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया होगा। सेकंड लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम ए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि सेकंड ऑफ मोशन को हम डी पी अपॉन डी टी भी कहते हैं। पी वेयर पी इज मोमेंटम and momentum is equal to mass into velocity, momentum is equal to mass into velocity। so m बाहर आ जाएगा और dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू m ए, आ गया ना। तो और 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ये न्यूटन जो है आपका एम के एस में, एम के एस, ठीक है, मीटर के जी सेकेंड, और डाइन किस में, सी जी एस सिस्टम में, सी जी एस, ठीक है। और न्यूटन सेकंड लॉ को हम क्या कर सकते हैं, उसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं अगर इस तरह से, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, कि एफ एक्स एफ वाई एफ जेड के हैं, ये 3 कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग है, एक्स वाई जेड। और एक्स का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई का जे कैप और जेड का के कैप। और ऐसे ही मोमेंटम को भी पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, और एक्सेलरेशन को ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। सो ये इनको क्या है, 3 कंपोनेंट्स में हमने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिख लिया इनको। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। रख लो एफ इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू एम ए, तो एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप इन सबको टोटल करेंगे तो डी अपॉन डी टी, मोमेंटम को रख लो एम, तो डी पी एक्स अपॉन डी टी को क्या हो जाएगा, एम ए एक्स आई कैप एम वाई जे कैप एम जेड के कैप। सो ये वेक्टर फॉर्म है इसकी का। और 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में एफ एक्स एफ वाई ऑफ जेड का ये वैल्यूज आ जाएगा, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी एक्स अपॉन डी टी, डी पी वाई अपॉन डी टी एंड डी पी जेड अपॉन डी टी। एक 4 इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। सबसे पहला 4 इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन क्या है, सेकेंड लॉ वैलिड है जहाँ पे फोर्स 0 और एक्सेलरेशन भी 0। सेकेंड लॉ मोशन इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ, देख सकते हो वेक्टर कंपोनेंट में लिख सकते हैं एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। थर्ड है द लॉ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल। सिंगल पॉइंट पार्टिकल मतलब एक पॉइंट पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है हम फाइंड कर सकते हैं। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज लोकल रिलेशन विच मीन्स द फोर्स ऑफ एफ एट अ पॉइंट इन स्पेस। मीन्स अगर हम किसी बॉडी को जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और वहाँ से हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, तो पार्टिकल्स ट्रेन के साथ मूव नहीं करेगा, पार्टिकल्स का अपना मोशन हो जाएगा और ट्रेन आगे मूव कर जाएगी।
ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बुलेट का मास इतना है, उसकी स्पीड इतनी है, और अब आपको फाइंड करना है, और इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है 60 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है इसमें कितना एवरेज रेजिस्टिव फोर्स लगेगा ब्लॉक ऑफ द ऑन द बुलेट। एक्सेलरेशन निकाल दो, इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, से कहाँ से आया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वहाँ से फिर F इक्वल टू एम ए, तो ये आपका फोर्स आ जाएगा। ठीक है।